तो मैंने बाकी की ऑलमोस्ट सारी दिखा दी हुई। कुछ रहती हैं जैसे कि जीनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप बेसिकली क्या है? ये जेनेटिक मेकअप है किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जेनेटिक मेकअप या कंस्टिट्यूशन ऑफ एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक कैरेक्टर ले लूं। कैरेक्टर में हाइट ले रहा हूँ। ठीक है, हाइट क्या है पहले भी बता चुका हूँ कि ये कैरेक्टर है। ठीक है, अब हाइट में जो ट्रेट होते हैं वो टाल होते हैं गॉड। ओके, तो जो किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में हाइट कैरेक्टर के लिए जो उसका जीनोटाइप होगा वो आप देखते हो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल। ठीक है, तो ये जो ये है ये दोनों ये बेसिकली क्या है? ये जीनोटाइप। ठीक है, ये जीनोटाइप। बात समझ में आ रहा है कि जीनोटाइप रिप्रेजेंट कर रहा है जेनेटिक मेकअप ऑफ एनी इंडिविजुअल, या इस तरह से भी बोल सकते हो कि जेनेटिक मेकअप ऑफ करेक्टर इन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि करेक्टर का जो जेनेटिक मेकअप है इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स उसको रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरा टर्म है फिनोटाइप। फिनोटाइप ये बेसिकली फिजिकल अपीयरेंस है। ठीक है, बाहर से आप कैसे दिखते हो या बाहर से करेक्टर कैसे नजर आ रहा है, ठीक है, वो है उसका फिनोटाइप। तो आप लिख दो इसको, फिजिकल appearance of a character in an individual. In an individual. ठीक है, अच्छा अब एक चीज ध्यान देना कि जो फिनोटाइप है इसको डिसाइड कौन करता है? ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? तो ये जीनोटाइप पे डिपेंड करता है और एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये लिख देते हैं हम। Depends on both genotype and environmental condition। बाहर की इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है वो कैसी है वो भी फिनोटाइप को डिसाइड करता है। जैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था हेटेरोफिली। ठीक है, जब मैं आपको ग्रोथ एंड हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने बताया था हेटेरोफिली। अब हेटेरोफिली में जो है क्या कहते हैं, दो टाइप की लीव्स दिखती हैं। जैसे बटर कप का वहां पे एग्जांपल था, तो जो वाटर के ऊपर जो है पार्ट है वो उसके लिए डिफरेंट है, वाटर के नीचे जो है वाटर के नीचे डिफरेंट। ठीक है, एक ही प्लांट में डिफरेंट लीव्स मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली हेटेरोफिली मतलब कि जो अपीयरेंस है एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है, इसको फिजिकल या एक्सटर्नल अपीयरेंस भी बोल सकते हैं। लिख दो यहाँ पे एक्सटर्नल। ठीक है, तो जो फिजिकल या एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसको कौन डिसाइड कर रहा है? जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या जीनोटाइप ऑफ कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये वाला जो है क्या कहते हैं, जो कुछ टर्मिनोलॉजी की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वो मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस कर दी है। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें अभी और रहती हैं उनको फिनिश करते हैं फिर आगे चलते हैं। कोई खबर मिली क्या? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
या एक काम करते हैं, मेंडलिन जो है मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट है या मेंडल का जो बायोग्राफी है वो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो कुछ पार्ट है वो आगे बीच बीच में ऐड करते चलेंगे, क्योंकि वहीं पे उसको होना ज्यादा बेटर। अभी जो स्टार्ट करते हैं मेंडल की बायोग्राफी से, ठीक है। तो मेंडल के बारे में अगर मैं बोलूं कि जो है इनका बर्थ जो है 1822 पे हुआ था और इनका डेथ हुआ है वो है 1800, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, मेंडल ने अपना जो रिसर्च वर्क है, जो जिस दौरान इन्होंने काम किया है या एक्सपेरिमेंटल वर्क किया है, वो बेसिकली किस ईयर में किया है, 1856 से 1863। ये कितना ड्यूरेशन हो जाता है, 7 इयर्स, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडल ने कितने साल अपना रिसर्च वर्क किया, ठीक है। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, जो इनका एक्सपेरिमेंटल प्लांट वो है गार्डन की, जिसका साइंटिफिक नेम है, बॉटेनिकल नेम है पाइसम सटाइवम। सबको पता है, फिर भी मैं लिखा दे रहा हूं, ठीक है। मेंडल ने जो अपना रिसर्च वर्क है, जब उन्होंने खुद से पब्लिश किया था, मतलब जब अपना रिसर्च वर्क उन्होंने परफॉर्म किया, तो उस रिसर्च वर्क को जो है क्या कहते हैं कि सारे लोग उसको स्टडी कर सकें, सारे लोग उसको रीड करें, तो किसी न किसी बुक में उस समय रिसर्च अपने बुक होती थी, ठीक है। या जो है क्या कहते हैं रिसर्च बुक के लिए कोई पर्टिकुलर पब्लिशिंग हाउस होता था, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने उसको पब्लिश किया, और वो जो बेसिकली उसका नाम है वो है एक्सपेरिमेंट, जो पब्लिश्ड पेपर है उसका नाम मैं बता रहा हूँ, इस तरह से लिख दो जैसे पब्लिश्ड पेपर, वो है एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक जर्नल थी, लोकल जर्नल थी उस समय, उसकी बहुत ज्यादा इंटरनेशनल फेम नहीं थी। उसका नाम है हिंदी, वो इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो उसको बोलते हैं नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ लोग, ठीक है। तो उस जो है बेसिकली पब्लिशिंग हाउस में ये जो है पब्लिश की गई थी। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो कि पब्लिश किया गया है इन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ, इसमें बेसिकली पब्लिश किया गया था। ये लोकल जर्नल थी, ठीक है। इसका बहुत इंटरनेशनल फेम नहीं, एक टाइप की जहां पे वो काम करते थे वो लोकल था, ठीक है। इस वजह से जो मेंडल का रिसर्च वर्क है उसको इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला, ठीक है। क्यों, क्योंकि जहां पर पब्लिश किया था उसको वो बेसिकली जो है लोकल था, लोकल जर्नल, ओके। तो कुछ चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इनका पेपर था, जो कि नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ क्लोन पे वो किया गया। आपको पता है कि क्या कहते हैं, मेंडल को बिना उनके जो जो रिसर्च वर्क का बिना क्रेडिट मिले ही उनकी डेथ हो गई, ठीक है। और इसके बाद इनके रिसर्च वर्क को दोबारा से रीडिस्कवर किया 3 साइंटिस्ट ने। किसने किया, ह्यूगो डे व्रीज, कॉल्स एंड सेमैक, ठीक है। 3 साइंटिस्ट ने इनके रिसर्च वर्क को क्या किया, जो है दोबारा से रीडिस्कवर किया, और इसके बाद जाके जो जिन मेंडल्स के लॉज को आप पढ़ रहे हो वो बेसिकली इन 3 साइंटिस्ट की जो है रीडिस्कवरी के बाद है, ठीक है। जैसे आप मेंडल के 2 लॉज पढ़ते हो, आप बार बार हो सकता है पिछली क्लासेस में ऐसा हुआ हो कि आपने बोला होगा कि मेंडल्स के 3 लॉज, मेंडल्स के 3 लॉज नहीं है, वो कंक्लूजन है बेसिकली। लॉज बेसिकली 2 ही बनाए गए, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ पेमेंट, और दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डिसाइड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन करके।
लिख दो यहाँ पे इन द ईयर 1900 में मेंडल research work rediscovered by 3 साइंटिस्ट। और वो 3 साइंटिस्ट कौन से थे? एक तो आपके ह्यूगो ड्यूक्रीज, दूसरे पॉल कोरेंस और तीसरे ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेंडल थ्योरम को डिस्कवर किया। ठीक है, ह्यूगो ड्यूक्रीज, कार्ल कोरेंस एंड सेलन। कार्ल कोरेंस ने मेंडल्स के जो कंक्लूजन थे, कंक्लूजन ऑफ मेंडल्स, तो मेंडल ने तो सिर्फ कंक्लूजन ही दिए। ठीक है, अपने अपने रिसर्च पेपर में, अपने जो रिसर्च पब्लिकेशन में उन्होंने कंक्लूड कर दिया था कि इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए पाइसम सेटाइवम पे, ठीक है, वो पाइसम सेटाइवम के रिसर्च को इन्होंने कंक्लूड कर दिया कि मैंने ये काम किया है और इसका ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये रिजल्ट आ रहा है। और उन्होंने अपने रिसर्च वर्क में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, क्या? फैक्टर। ठीक है, एक्चुअली मेंडल ने जो है पाइसम सेटाइवम पे स्टडी की हुई थी। पाइसम सेटाइवम जो है क्या कहते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, पर जहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, तो जब पाइसम सेटाइवम पे उन्होंने वर्क किया तो पाइसम सेटाइवम के उन्होंने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी किया। कितने पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को? 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, स्टडी किया। और ये जो 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं, इन पे जो स्टडी थी वो बेसिकली दो टाइप के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड थी। एक था मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, दूसरा था डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इन मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट था उसको उन्होंने कंक्लूड किया, और कंक्लूड करके बोला कि मैंने जो काम किया है उसका ये कंक्लूजन, इतना करके दे छोड़ दिया। ठीक है, उसको पब्लिश किया लोकल जर्नल में, जिसकी जो कि नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया थी। ठीक है, जो जो उनकी रिसर्च वर्क का बेसिकली टाइटल था वो क्या था? रिसर्च वर्क का जो टाइटल था वो बेसिकली था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और इसके बाद जो है क्या कहते हैं, क्योंकि उनके काम को बहुत ज्यादा फेम नहीं मिला, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली, तो जो है क्या कहते हैं, बहुत दिन तक, मतलब उनकी डेथ होने के बहुत दिन तक ये जो है पड़ा रहा। इसके बाद ये 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो ड्यूक्रीज, कार्ल कोरेंस एंड सेलन। ठीक है, इन्होंने उनके जो है वर्क को, रिसर्च वर्क को दोबारा रीडिस्कवर किया। कार्ल कोरेंस ने जो है क्या कहते हैं, कंक्लूजन दिया मेंडल्स के, जो कंक्लूजन था मेंडल्स का उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? लॉज ऑफ मेंडल। ठीक है, लॉज में कन्वर्ट किसने किया? बेसिकली मेंडल ने कंक्लूड किया। ओके, और तो ये जो है क्या कहते हैं, उन्होंने एक चीज ये टर्म यूज किया था, फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर। और फैक्टर उन्होंने बोला कि जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर को कौन डिसाइड कर रहा है? फैक्टर डिसाइड। कैरेक्टर को कौन डिसाइड कर रहा है? फैक्टर डिसाइड कर रहा है। और इस फैक्टर का कोई उनके पास में फिजिकल प्रूफ नहीं था। फिजिकल प्रूफ कहने का मतलब है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फैक्टर्स के बारे में कुछ चीजें नहीं बताई थी, बस उन्होंने एक एज्यूम कर लिया। मतलब अगर आपके पास में सपोज कर लो आप कोई रिसर्च कर रहे हो या कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, और आपको किसी चीज के बारे में मतलब कुछ ऐसा हो रहा हो जिसके पास में आप जस्ट अनुमान लगा सको, अप्रोक्सीमेशन ले सको कि माइट बी चांसेस कि ऐसा हो रहा होगा, इसकी वजह से इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को जो है मेंडल ने क्या नाम दिया? फैक्टर। यदि कोई फैक्टर है जो कैरेक्टर को डिटरमिन कर रहा है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बोला कि कोई फैक्टर है जो कैरेक्टर को डिटरमिन। ठीक है, और इस फैक्टर के बारे में उनके पास में कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं।
ठीक है, उनके पास उसका फिजिकल प्रूफ नहीं था। ये भी एक रीजन बना कि मेंडल के वर्क को बहुत ज्यादा सक्सेस, ठीक है, क्योंकि इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। अगर फिजिकल प्रूफ होता तो शायद साइंटिस्ट कम्युनिटी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती, ठीक है, बट फिजिकल प्रूफ नहीं था, इस वजह से साइंटिस्ट कम्युनिटी इस चीज को बहुत ज्यादा बोला कि ऐसे ही हवा में बातें कर रहा है, ठीक है, हवा में बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्टर था, बेसिकली फैक्टर बाद में डिस्कवर किया गया कि जो मेंटल का फैक्टर है वो बेसिकली क्या है, वही जीन है और वही कैरेक्टर को डिफाइन करता है, वही कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, ठीक है। बाद में पता चला मेंडल के एक्सपेरिमेंट, मतलब जब ये कोरेंस वगैरह डिस्कवरी इतनी कर रहे थे, उसके बाद में ये समझ में आया अप्रोक्सीमेटली 1900 के बाद, इसके बाद, ठीक है, ये पता चला कि जीन कोई चीज होती है, ठीक है, जो बेसिकली कैरेक्टर को डिसाइड करती है, कैरेक्टर को डिटरमाइन करती है, ठीक है। तो मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में जो फैक्टर की बात की थी वो एक्चुअली क्या थी, वो जीन थी, वो एक्चुअली जीन थी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेन ये याद रखना कि जो कंक्लूजन है मेंडल्स के, उसको लॉ के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, कॉल्स कोरेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आ रही है, मैं तो बता रहा हूँ। यस सर। जी सर। तो इसका नाम पूछा जा सकता है कि वो कौन से साइंटिस्ट है जो जिसने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया है, अनकैरेक्टराइज्ड। एक जहां पे अपने ह्यूगोडिग्रीज लिखा है तो वहां पे लिख दो कि मेंडल के वर्क को रिपब्लिश, मतलब किसी अच्छी जर्नल में, लोकल जर्नल में ना छोड़ के उसको जो है इंटरनेशनल जर्नल में जो है जो पब्लिश करने का काम था वो ह्यूगोडिग्रीज का। जहां पे ह्यूगोडिग्रीज लिखा है वहीं पे लिख दो कि जो है ह्यूगोडिग्रीज हैं, इन्हें रिपब्लिश किया, रिपब्लिश मेंटल रिसर्च वर्क, ठीक है। किस जर्नल में किया, एक फ्लोरा, एक जर्नल थी फ्लोरा, और ये इसका इंटरनेशनल में, ठीक है। तो फ्लोरा में उन्होंने मेंडल के वर्क को दोबारा से रिपब्लिश किया। चलो अब देखते हैं कि जो मेंडल थे उन्होंने क्या सेलेक्ट किया था, कौन सा प्लांट पे काम किया उन्होंने, पाइसम सेटाइवम, ठीक है, पाइसम सेटाइवम पे काम किया। पाइसम सेटाइवम में जो प्लांट है वो डिप्लॉयड, और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कितने हैं, 14 और 7 पे, और 7 पे, ठीक है। ओके, एक चीज तो ये हो गई कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पी प्लांट कितने हैं, 14 और 7 पे, डिप्लॉयड प्लांट। दूसरा, मेंडल ने पाइसम सेटाइवम के टोटल जो है क्या कहते हैं 7 कैरेक्टर्स को स्टडी, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि लिख देते हैं बेसिकली मेंडल्स स्टडीड, मतलब सेलेक्ट 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर इन दी प्लांट, पेयर है, ध्यान में रखना, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ध्यान में रखना इसको कि पी प्लांट के अंदर उन्होंने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी किया।
अब वो कौन कौन से करेक्टर है यहाँ पे लिख देते हैं। एक तरफ आप लिख दो करेक्टर, दूसरी तरफ उसका डोमिनेंट फॉर्म और उसका रिसेसिव फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीड कलर। ठीक है, और अच्छा सीड कलर में कई बार सीड कॉटिलेडन कलर पे लिख देता है, तो आपको पता है, अगर आपको याद है कॉटिलेडन, अभी मैंने पिछले दिन बताया है कि कॉटिलेडन आपका सीड का ही पार्ट है। अगर मैं बोल दूं पी प्लांट में जो पी का सीड है, वो बेसिकली उसमें आपको क्या दिख रहा है, उसमें आपको ज्यादातर कॉटिलेडन ही दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली सीड कलर कॉटिलेडन कलर की बात कर रहा है। ठीक है, सीड सेप। ठीक है, इसके बाद आपका पॉड कलर, पॉड से फली जो है जैसे कि। ठीक है, फिर इसके बाद फ्लावर कलर, और फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन। ठीक है, और एक आपका लास्ट में प्लांट टाइप, प्लांट। अच्छा यहाँ पे एक चेंज कर दो जरा से, दिस इज सेवन कैरेक्टर्स हैं, नॉट सेवन पेयर्स, तो चेंज कर दो सेवन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, सेवन कैरेक्टर नॉट पेयर ऑफ कैरेक्टर। ओके, ठीक है। अच्छा अब ये तुम लोग फटाफट मुझे बताओ कि जो सीड कलर का डोमिनेंट फॉर्म है, डोमिनेंट ट्रेट है, बेसिकली ये डोमिनेंट है, जैसे क्या है, ये ट्रेट्स है। ये क्या है, ट्रेट। तो बताओ इसका सीड कलर का डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा। ग्रीन, येलो, येलो। नेक्स्ट मेरे पास स्पेस पड़ा था, सीड शेप कैसा होगा, राउंड एंड रिंकल, रिंकल रिसेसिव फॉर्म होगा। पॉड कलर कैसा होगा बताओ, ग्रीन, और पॉड शेप, पॉड शेप फूल होगा, जस्ट एक मिनट, flattened and constricted, flattened after dominant, flattened and constricted। ठीक है, अच्छा ये कई बार ये चीज तो अभी पिछले बार पूछी थी, ये चीज तो अभी पिछले बार पूछ ली है, इनको याद रखना। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, सकता है कि कौन सा, मतलब आपको चार ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा रेसेसिव है, ये कौन सा डोमिनेंट है। ठीक है, तो ध्यान में रखना इसको। ये फ्लैटेंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, फ्लावर कलर बता दो, डोमिनेंट कौन सा है, वायलेट, और रेसेसिव कौन सा है, वाइट। फ्लावर पोजीशन में एक्सिल है जो डोमिनेंट है, और टर्मिनल है वो क्या है, रेसेसिव है। ठीक है, इसी तरह से प्लांट हाइट के टॉल जो है बेसिकली क्या है, डोमिनेंट है, और आपका जो है क्या कहते हैं, द्वार क्या है, रेसेसिव। ठीक है, तो ये जो सेवन कैरेक्टर्स हैं, मेंडल ने सेवन कैरेक्टर्स दिए थे, और सेवन पेयर्स ऑफ ट्रेड बोल सकते हो। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे स्टेटमेंट में पहले कॉपी कर लो, मैं आगे लिखा। ठीक है, इसको सेवन पेयर ऑफ ट्रेड्स बोल सकते हो, पर कैरेक्टर जब भी बात करेंगे तो कैरेक्टर आप लोग लिखो, सेवन कैरेक्टर लिखो। हो गया, जी सर, हो गया। चलो आगे बढ़ो।
इसको मैं दोबारा से लिखा देता हूँ, इसको और इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसको इस तरह से लिया जा सकता है कि मेंडल ने पेयर ऑफ ट्रेट जो है सेलेक्ट किए, सेलेक्टेड बाय मेंडल, ठीक है। सेवन पेयर ऑफ ट्रेट्स, तो ध्यान में रखना। और एक पॉइंट लिखना है कि मेंडल ने 14 प्लांट वैरायटी सेलेक्ट की, varieties for his experiment। तो ये भी याद रखना, 14 की प्लांट वैरायटीज सेलेक्ट की। अच्छा, कुछ चीजें मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ पूरी तरह से, ठीक है। रीजन ये पहले लिख देते हैं, रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, ये लिखते हैं, ये लिखा देता हूँ मैं, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट को सिलेक्ट करने का रीजन क्या था, ठीक है। मेंडल ने क्यों पी प्लांट सिलेक्ट किया? पहला रीजन था उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन, शॉर्ट लाइफ स्पैन किसका? पी प्लांट का। जनरली 2 मंथ होता है, 2 to 3 मंथ, ठीक है, 2 मंथ पे आ जाएगा। शॉर्ट ये लाइफ स्पैन की वजह से जो है क्या कहते हैं उसको, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में, एक साल में कई सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे बोथ सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है और यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन भी इजीली परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से आप लिख सकते हो कि is सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, मतलब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, प्लांट। बट क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी आल्सो परफॉर्म इजीली, क्रॉस पॉलिनेशन कैन आल्सो परफॉर्म इजीली, ठीक है। आसानी से यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन भी परफॉर्म किया जा सकता है। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी का मतलब बच्चे यहाँ पे किससे है? सीड से, ठीक है, प्रोड्यूस। बहुत सारे जो है लार्ज नंबर ऑफ जो है प्रोजेनी इससे प्रोड्यूस होती है। सेल्फ पॉलिनेशन का तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। सेवरल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट, सेवरल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, अगर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं होते तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट। सेवरल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट, प्रेजेंट इन पी प्लांट। तो पी प्लांट में बहुत सारे जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, इसकी वजह से उनको एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने में आसानी थी। इस ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया। एक उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन है, दूसरा उसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल है, तीसरा लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, और फोर्थ है कि उसमें सेवरल जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे जिसकी वजह से उनको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में इजी हुआ, ठीक है। ये हो गया, ये कॉपी करो फटाफट। इसके अलावा हमको 2 चीजें और देखनी है कि मेंडल के अनसक्सेसफुल होने के रीजन क्या थे, और दूसरा कि मेंडल सक्सेस क्यों हुए। तो अनसक्सेसफुल होने का रीजन क्या था? पहला रीजन मैंने पहले बताया था कि उन्होंने जो अपना रिसर्च वर्क पब्लिश किया एक लोकल जर्नल में किया। लोकल जर्नल को जो है क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग रीड नहीं करते हैं, तो इंटरनेशनल फेम होने का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरा, उस समय डार्विन की थ्योरी आ गई थी और लोग ना पूरी तरह से डार्विन की थ्योरी पे बिजी थे और उस देख ही नहीं रहे थे, सारे लोगों का फोकस डार्विन की थ्योरी। तीसरा जो है क्या कहते हैं कि मेंडल्स ने अपने रिसर्च वर्क में
फैक्टर जैसी चीज की बात की थी जिसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था, ठीक है, जिसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जो कि उनकी सक्सेस का भी बहुत बड़ा रीजन बना, वो ये था कि मिंडल अपने समय से बहुत आगे थे। मिंडल ने अपने रिसर्च वर्क में स्टैटिस्टिक एनालिसिस की हुई थी और उस टाइम के जो बायोलॉजी के साइंटिस्ट थे, लाइफ साइंस के जो रिसर्चर थे, उनको स्टैटिस्टिक का कोई नॉलेज नहीं था। तो जब उनको स्टैटिस्टिक की नॉलेज ही नहीं होगी और वो रिव्यू करने किसी के रिसर्च को बैठेंगे तो उनको जो है क्या कहते हैं वो चीज बकवास लगेगी, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल उस समय अनसक्सेसफुल हो। और जब दोबारा से जो है क्या कहते हैं ह्यूगो डिब्रिज कॉल्स कोरेंसन सिमैक ने इनके रिसर्च वर्क को पब्लिश किया, रिपब्लिश किया, तो यही दो रीजन, एक तो कि वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो उन्होंने यूज किया था अपने रिसर्च वर्क में, वो एक बहुत बड़ा सक्सेस का रीजन बना मेंडल्स का, जो है मेंडल के जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट थे उनके सक्सेस होने का एक बहुत बड़ा रीजन उनकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्योंकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब आप एक्सपेरिमेंट में यूज करते हो तो वो बेसिकली उसकी उसकी जो क्या कहते हैं रिपीटिशन की वजह से उसकी जो पॉसिबिलिटी है रिपीट होने की, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो और जब ये रिपब्लिश किया गया था उस समय तक जो है क्या कहते हैं जो लाइफ साइंस के रिसर्चर भी थे उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस स्टार्ट कर दी थी। तो जब रिपब्लिश किया गया तब साइंटिस्ट कम्युनिटी को उनकी बात समझ में आई कि मेंडल ने आज से बहुत साल पहले इस चीज को जो है क्या कहते हैं यूज कर लिया था अपने एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो सक्सेस का रीजन एक बहुत बड़ा है वो उनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ओके। और एक और जो है क्या कहते हैं जो कि सिलेक्शन ऑफ की प्लांट था वो भी एक बेसिकली जो है क्या कहते हैं मेंडल की सक्सेस का रीजन, क्योंकि अगर की प्लांट नहीं सिलेक्ट करते कोई और प्लांट सिलेक्ट किए होते तो क्या है कि कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिससे लिंकेज प्रेजेंट होता है। लिंकेज कुछ नहीं है, जैसे मैं बोलूं कि एक जीन एक क्रोमोसोम है, इसमें बेसिकली ये दो जीन है जो बेसिकली दो कैरेक्टर्स को डिफाइन कर रही है, ठीक है। और अगर ये नजदीक प्रेजेंट एक ही क्रोमोसोम्स पे इस तरह से नजदीक प्रेजेंट है तो इनका सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, कैरेक्टर्स का सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। जबकि मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा जब मेंडल्स के लॉज को बताऊंगा कि यहाँ पे जो मेंडल ने अपने लॉ में बात की है कि कैरेक्टर्स सेपरेट करते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के साथ में जो है कैरेक्टर्स बेसिकली सेपरेट करेंगे। तो अगर लिंकेज प्रेजेंट है तो सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मेंडल लकी थे क्योंकि उन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया। और इससे भी ज्यादा की बात यह है या बाई चांस हुआ ऐसा कि उन्होंने जो जो कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए थे उन कैरेक्टर्स में लिंकेज नहीं, जो जो कैरेक्टर्स उन्होंने सेलेक्ट किया था, ऐसा नहीं है कि पी प्लांट में लिंकेज है ही नहीं, पी प्लांट में भी लिंकेज है, कई सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में लिंक्ड है, बट उन्होंने बाई चांस उसको स्टडी ही नहीं किया अपने एक्सपेरिमेंट। तो जब स्टडी ही नहीं किया तो जितनी स्टडी की थी वो उनका जो है क्या कहते हैं वो बार बार जो है रिपीट होने के बावजूद सेम रिजल्ट दे रहे, ठीक है, सेम रिजल्ट दे रहे। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से मेंडल जो है क्या कहते हैं सक्सेसफुल हुए। आप एनसीईआरटी में एक बार इन रीजंस को रीड करना, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से रीजन है। हाँ, पी प्लांट के सिलेक्शन के रीजन जो मैंने लिखा दिए हैं उनको याद रखना, कई बार पूछ लेता है, कई बार ये बेसिकली पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। मैंने आपको सारी चीजें मेंडल्स की जो बायोग्राफी से रिलेटेड या उनका इनिशियल जो एक्सपेरिमेंटेशन है उससे रिलेटेड मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी, ठीक है। एक स्टेटमेंट और मैं लिखा देता हूं आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कि मेंडल्स ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए selected true breeding T varieties, और ये जो ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन, ट्रू ब्रीडिंग को प्योर लाइन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्योर लाइन भी बोलते हैं। ये जो ट्रू ब्रीडिंग या प्योर जो लाइन वैरायटी है ये क्या है, ये बेसिकली कंप्लीटली प्योर पेरेंट्स हैं, ठीक है। इन्होंने सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स
और वो प्योर पेरेंट्स बेसिकली किस तरह से थे, ट्रू ब्रीडिंग। और ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी कैसे मिलती है, आप जो है ना प्योर पेरेंट्स ले लो, सपोज करो आपने मेल पेरेंट्स लिया है, अब इसको जो है ना बार-बार सेल्फ पॉलिनेट कराते हैं, ठीक है, इनको बार-बार सेल्फ पॉलिनेट कराते जाओ, सेल्फ पॉलिनेट कराते जाओ, सेल्फ पॉलिनेट कराते जाओ, ठीक है। तो आपको जो है क्या कहते हैं, कोई अगर वेरिएशन नजर नहीं आ रहा है, कोई डिफरेंट जो है क्या कहते हैं चीजें नजर नहीं आ रही हैं सीड में, ठीक है, उनकी जो प्रोजनी आ रही है वो बिल्कुल एक ही जैसी नजर आ रही है, उसका मतलब क्या है कि जो प्लांट आपने, जो पेरेंट प्लांट आपने सिलेक्ट किया है वो प्योर लाइन है, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। वो कैसी है, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है या प्योर। कैसे पता लगाओगे, बाय सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। आप कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाओ किसी अगर प्लांट को, ये पता लगाना है कि वो ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन है कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसको कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेट करा, सेल्फ पॉलिनेट, ठीक है, सेल्फ क्रॉसिंग कंटिन्यूअसली कराते जाओ। और अगर जो है क्या कहते हैं उसमें कोई वेरिएशन नजर नहीं आ रहा है, दैट मींस कि जो प्लांट आपने सिलेक्ट किया है वो क्या है, ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन, ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन, ठीक है। तो मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए 14 जो की प्लांट की वैरायटी सिलेक्ट की थी, ठीक है, वैरायटी, इनमें दो चीजें, कौन कौन सी चीजें थी, एक तो ये 14 की प्लांट वैरायटी 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स, 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। 14 जो की प्लांट की वैरायटी है वो 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स इसमें, ठीक है। दूसरा ये प्योर, ये क्या थी, प्योर, यहाँ पे कोई हाइब्रिड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, अगर हाइब्रिड एग्जिस्ट करता तो उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। और उसको उन्होंने कंफर्म करने के लिए कि मैं जो प्लांट वैरायटी सिलेक्ट कर रहा हूँ वो बिल्कुल जो है प्योर है कि नहीं, उन्होंने क्या परफॉर्म किया, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, उनको बार बार सेल्फिंग कराई, और सेल्फिंग कराई तो सेवरल जनरेशन के बाद भी वहां पे कोई जो है अदर करेक्टर नहीं अपीयर हुआ, अदर करेक्टर नहीं अपीयर हुआ, तो उन्होंने मान लिया कि जो वैरायटी वो सिलेक्ट कर रहे हैं वो बेसिकली कैसी वैरायटी है, वो प्योर वैरायटी, वो ट्रू ब्रीडिंग लाइन है या प्योर लाइन। बात समझ में आई? यस हेलो, यस सर। आगे बढ़ते हैं। जो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट थे, मैं दोबारा से एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है, उन्होंने पी प्लांट सिलेक्ट किया है, पी प्लांट डिप्लॉयड प्लांट, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल है। मेंडल ने पी प्लांट की 14 वैरायटीज सिलेक्ट की, और उन 14 वैरायटीज में 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर थे। कैसे कैरेक्टर्स थे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। मतलब एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, जैसे मैं एक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, एक कैरेक्टर है हाइट, ठीक है, हाइट एक कैरेक्टर, तो हाइट कैरेक्टर के लिए दो प्लांट वैरायटी जो थी, प्लांट वैरायटी थी, एक कैसी थी, एक टॉल थी, दूसरी कैसी थी, डॉल, ठीक है। तो ये दो की प्लांट वैरायटी हुई थी नहीं। इस तरह से जो आपके 7 कैरेक्टर थे, 7 जो कैरेक्टर थे 1 3 4 5 6 7, ठीक है, जो 7 कैरेक्टर्स थे डिफरेंट, उसमें से जो है हर एक की अपनी कंट्रास्टिंग जो है क्या कहते हैं ट्रेड्स से टोटल कितने वैरायटी ऑफ प्लांट्स हो गए, 14 पीपल जो है वैरायटी ऑफ प्लांट्स हो गए, ठीक है, 14 टाइप्स के प्लांट्स। मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान दो टाइप के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, ठीक है, दो टाइप के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हुए हैं। एक है मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, और दूसरा है डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मेंडल्स ने ये दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट एंड डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट क्या है, जब आप एक जो है क्या कहते हैं कैरेक्टर्स को लेके स्टडी करते हो तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस
इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर। जब आप एक कैरेक्टर को लेकर स्टडी करते हो एक्सपेरिमेंट को, तो उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। और अगर आप दो कैरेक्टर्स को लेकर स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं डाइहाइब्रिड। तो स्टडी ऑफ inheritance of two character। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे लिख सकते हो, वन कैरेक्टर एट ए टाइम, एक समय। ठीक है, ज्यादा क्लियरली बोलते हैं यहाँ तो ठीक है। जब एक एक्सपेरिमेंट के दौरान आप जब सिर्फ एक जो है कैरेक्टर की बात करते हो, वन कैरेक्टर की बात करते हो, तो उसकी जो इनहेरिटेंस स्टडी है वो आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट देगी? मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। और अगर दो कैरेक्टर आप हासिल कर रहे हो तो उसको बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट कॉपी करो तो आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. ठीक है, अब मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। हेडिंग डाल दो, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है, ये तो मैंने डिफाइन तो कर ही दिया ना कि मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट क्या है? स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर की जो स्टडी है, इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट मेंडल ने कितने पेयर ऑफ ट्रेट्स सेलेक्ट किए? 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स। तो मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किए हैं, वो सारे के सारे ट्रेट्स के लिए, सारे के सारे ट्रेट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मेंडल परफॉर्म all of 7 pair of monohybrid experiment। मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट उन्होंने सारे पेयर्स पे परफॉर्म किए। ठीक है, 7 पेयर किए। ठीक है, अब मैं तुमको ये मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का एक लेआउट बताऊंगा कि किस तरह से ये मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। ये मुझे इरेज करना पड़ेगा, आप लोग इसको लिखो। लिख दिया? Yes, sir. जी सर। ओके, तो लेआउट देखो, एक एग्जांपल लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए। कैरेक्टर ले लेते हैं हम पी प्लांट की हाइट, ठीक है। और अब इसका जो है क्या कहते हैं, मेल और फीमेल प्लांट, क्योंकि वैसे तो बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो वहां पे जो टेक्निक यूज की थी वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यूज की थी। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में पहले भी आपको बता चुका, कहां पे पिछला जो चैप्टर था वहां पे मैंने आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन समझा दिया था। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, प्योर प्लांट या प्योर पेरेंट प्लांट। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप है, अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है, ठीक है, मतलब कि उसके फ्लावर पे दोनों मेल एंड फीमेल पर जो है पार्ट्स अपेयर होते हैं, तो इमैस्कुलेशन स्टेप परफॉर्म किया जाएगा। इमैस्कुलेशन के बाद बैगिंग होगी, बैगिंग के बाद जो है डस्टिंग होगी, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन जिसको बोल सकते हो। ठीक है, आप अपने जिसके साथ में क्रॉस करवाना चाहते हो, जिस मेल पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाना चाहते हो, उसका पॉलन ग्रेन वहां पे जो है स्प्लिट करोगे। ठीक है, इसके बाद फिर से रीबैगिंग होगी और इसके बाद फाइनली सीड फॉर्मेशन में सीड की एनालिसिस होगी। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन्होंने परफॉर्म किया हुआ था। और यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ प्लांट हाइट का। तो
प्लांट हाइट में जो प्योर प्लांट है, एक जो है मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे टॉल प्लांट है और दूसरा ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है, ये पेरेंट प्लांट है। कौन से प्लांट है? पेरेंट प्लांट। अब इस पेरेंट प्लांट में एक मान लो कि मेल है, दूसरा फीमेल। ठीक है, इसका जो जीनोटाइप आप रिप्रेजेंट करोगे बाइकर्नल सन, कैपिटल टी होगा, और इसका जो है बाइकर्नल सन स्मॉल डॉट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्या होगा कि सबसे पहले इनमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा गैमीट का फॉर्मेशन? ठीक है, तो गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो मुझे बताओ कि ये प्योर प्लांट किस कंडीशन में है? दोनों हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस? पढ़ा चुका हूं। होमोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन। तो जब होमोजाइगस कंडीशन होते हैं तो कितने टाइप ऑफ गैमीट बनते हैं? वन टाइप। वन टाइप। ठीक है, एक टाइप के गैमीट बनेंगे। तो यहाँ से आपका जो है क्या कहते हैं, ये टी होगा और यहाँ से आपका ये स्मार्ट। ठीक है, हालांकि ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, किताब में इसको जनरली ये वाला स्टेप स्किप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब इनके बीच में क्रॉस हो रहा है, इनके बीच में जब क्रॉस हो रहा है, इसको लिख दो क्रॉसिंग मेल एंड फीमेल प्योर प्लांट के बीच में, तो जो F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, इसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी बोलते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, जो F1 जनरेशन है उसमें सारे के सारे प्लांट किस तरह के आ रहे हैं? टाल प्लांट आ रहे हैं, सारे के सारे प्लांट टाल प्लांट। ठीक है, यही तो होता है। मेंडल ने दो बेसिकली जो है क्या कहते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले प्लांट की प्लांट वैरायटी सिलेक्ट की, प्योर प्लांट वैरायटी। उनके बीच में जब उन्होंने क्रॉसिंग करवाई, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉसिंग का मतलब क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन है, F1 जनरेशन है, उसमें सारे के सारे प्लांट कैसे आ गए? तो एक चीज यहां से आपको समझ में आएगी कि यहाँ पे डिसअपीयरेंस ऑफ वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर क्या हो गया इस जनरेशन में? एक कैरेक्टर इस जनरेशन में डिसअपीयर कर गया। F1 जनरेशन में एक कैरेक्टर डिसअपीयर किया। और कौन सा कैरेक्टर बेसिकली डिसअपीयर किया होगा? जो रिसेसिव। बात समझ में आ रहा है? डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील किस हिसाब से आप करते हो डिसाइड कि अगर कोई जीन हर समय एक्सप्रेस होती है उसको आप डोमिनेंट बोलते हैं, और अगर कोई जीन जो है क्या कहते हैं सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करती है तो उसको रिसेसिव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्चुअली मेंडल के पास में कोई जेनेटिकल एनालिसिस नहीं थी, उनको उसके जीनोटाइप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, उनके पास एक फिनोटाइप था। ये टॉल एंड डॉर्फ जो लिखा हुआ है ये फिनोटाइप है। ठीक है, ये फिनोटाइप के फिजिकल जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो बता रहा है। इनके बीच में मिनरल्स ने जो है इनकी प्योर वैरायटी को लेके जो क्रॉसिंग करवाई, तो जो F1 जनरेशन के प्लांट आए वो बेसिकली सारे के सारे था। और उन्होंने बोला कि F1 जनरेशन में एक कैरेक्टर क्या हो गया? डिसअपीयर कर गया, एक कैरेक्टर बेसिकली डिसअपीयर कर गया। ठीक है, इसके बाद मिनरल ने क्या किया? टॉल प्लांट की क्या करवा दी? सेल्फिंग करवा दी, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दी। तो सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद मिनरल को क्या देखने को मिलता है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ प्लांट्स, मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आपके टॉल थे, बट उनके साथ कुछ प्लांट बेसिकली किस तरह के आए? ड्वार्फ। कुछ प्लांट किस तरह से आए? ड्वार्फ। और इनका जब उन्होंने रेशियो देखा तो वो जो रेशियो था वो 3:1 का था। रेशियो कितना आया? ये जो F2 जनरेशन है बेसिकली इसको सेकंड फीलियल जनरेशन बोलते हैं, सेकंड फीलियल जनरेशन। बेसिकली वहां पे टॉल एंड डॉर्फ का रेशियो क्या हुआ? 3:1 का रेशियो। ठीक है, 3:1 का रेशियो टॉल एंड डॉर्फ। ओके, और यहाँ पे क्या देखा गया? रीअपीयरेंस ऑफ लॉस्ट। जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर लॉस हो गया था वो क्या हुआ? रीअपीयर कर गया। ठीक है, रीअपीयरेंस ऑफ लॉस्ट। तो F1 जनरेशन में आपने क्या देखा कि जब प्योर प्लांट वैरायटी को क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट फिनोटाइप अपीयर होता है, और जब उनको फिर से सेल्फिंग करवाया जाता है वहां पे जो है जो लॉस कैरेक्टर था F1 जनरेशन में वो रीअपीयर होता है, और एक रेशियो आता है पर्टिकुलर 3:1। एक रेशियो आता है 3:1। बात समझ में आ रही है?
Yes. जी सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं ऊपर का कुछ पार्ट कर देता हूं। आप लोग नीचे ही कंटिन्यू रहना, इसके नीचे ही। तो ये जो रेशियो आपको दिख रहा है बच्चे, ये रेशियो कौन सा है? फिनोटाइपिक रेशियो, टॉल वर्सेस डॉर्फ। ठीक है, टॉल वर्सेस डॉर्फ। टॉल कितना है? 3 है, डॉर्फ कितना है? 1। अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रोजनी निकालना चाहे, ठीक है, या भी पहले प्रोबेबिलिटी निकाल दो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी। सिंपल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं कि जो एक एक फिनोटाइप है वो आउट ऑफ जो टोटल है उसमें से कितना, तो यहाँ पे टोटल 4 है और ये हो जाएगा 3/4, और यहाँ पे ये जो डॉट है 1/4। और अगर आपसे बोले कि परसेंटेज निकालो भाई, तो ये आपका 75% हो जाएगा और ये आपका 25% 25% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. आप देखो यहाँ से अभी मेंडल ने कोई जीनोटाइप लेवल पे मेंडल की कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी चीज देख रहे हैं सारा का सारा हम एक्सपेरिमेंटल, ये उनके एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट थे, वो देख रहे हैं कि उन्होंने बेसिकली टाल प्लांट एंड प्योर डॉर्फ प्लांट्स को जो क्रॉसिंग करवा रहे हैं, वहां से F1 जनरेशन में सिर्फ एक कैरेक्टर अपीयर होता है। ठीक है, और F2 जनरेशन में फिर रीअपीयर, जो लॉस कैरेक्टर हुआ था वो रीअपीयर होता है। ठीक है, यहां से पहले आप कंक्लूजन निकालो। यहां से ये जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट है, यहां पर पहले कंक्लूजन में मेंडल क्या बोलते हैं कि जो फैक्टर्स हैं, पहला कंक्लूजन देखो, आर प्रेजेंट इन पेयर। फैक्टर लिख देता हूं, यहाँ पे डिस्क्रीट यूनिट भी कई बार यूज किया हुआ है, डिस्क्रीट यूनिट। एक्चुअली अगर सही बोलूं मैं एग्जैक्टली, तो मेंडल ने ये टर्म यूज किया डिस्क्रीट। ठीक है, बेटसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फैक्टर्स की टर्म जगह पे यूज किया। ठीक है, बाद में इसी फैक्टर का क्या नाम हो गया? आज के डेट में इस फैक्टर को किस नाम से जानते हैं? जीन, सर। ठीक है, तो ये चाहे जीन हो, चाहे फैक्टर हो, चाहे डिस्क्रीट यूनिट्स है, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं? आर प्रेजेंट इन पेयर, प्रेजेंट इन पेयर इन एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल, प्लांट हो चाहे एनिमल, उसमें ये जो बेसिकली फैक्टर या डिस्क्रीट यूनिट है किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी? पेयर। और इसी को बोला गया प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ, इसको क्या नाम है? पेयर फैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, अब दूसरा कंक्लूजन देखो। दूसरा कंक्लूजन क्या है? आप F1 जनरेशन को जरा सा देखो एक बार। आपने यहाँ पे F1 जनरेशन लिख रखी है, उसको देखो। उसमें मैंने एक जगह पे लिखा रखा हुआ है क्या? लॉस ऑफ 1 कैरेक्टर। F1 जनरेशन में एक कैरेक्टर क्या हो जाता है? लॉस। डिसअपीयर हो जाता है। तो उससे आया दूसरा कंक्लूजन क्या आया? लॉ में गलत बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ये क्या बोलता है? ये आया है आपका F1 जनरेशन से, और ये बोलता है कि जब जो है दो एलील जो है क्या कहते हैं एक साथ प्रेजेंट होंगे, तो उसमें से सिर्फ एक ही एलील एक्सप्रेस करेगा, और जो एक्सप्रेस करेगा उसको डोमिनेंट बोलोगे, और जो जो है क्या कहते हैं दूसरा एलील है वो सप्रेस हो जाएगा, उसका एक्सप्रेशन जो है इनहिबिट कर दिया जाएगा बाय डोमिनेंट एलील, उसको आप बोलोगे रेसिस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो इन एलिलिक पेयर only one allele will express its character.
नोन एज, इसको क्या बोलोगे, इस फैक्टर नोन एज डोमिनेंट, इस वाली एलील को आप बोलोगे डोमिनेंट। और जो दूसरी है जो बेसिकली जिसका एक्सप्रेशन डोमिनेंट एलील के चलते इनहिबिट हो जाता है उसको आप बोलोगे रिसेसिव, ठीक है। अदर एलील its expression inhibited by other allele is known as recessive, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि लॉ ऑफ टाइमर, और ये कब है, ये किस कब लागू होगा, ठीक है, कब लागू होगा कि जब ये जो एलिलिक पेयर है प्रेजेंट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये तभी है, ये किसके लिए बताया जाता है, जो रूल लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है किसके लिए बताया जाता है, जब एलिलिक पेयर आपका किस कंडीशन में प्रेजेंट है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो इसमें से ये टी क्या है, कैपिटल टी, ये डोमिनेंट है, और ये जब तक कैपिटल टी इसके साथ में रहेगा स्मॉल टी के साथ में, तब तक कैरेक्टर सिर्फ किसका अपीयर होगा, डोमिनेंट एलील का। और इसी वजह से ये इसका जो फिजिकल एक्सप्रेशन है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो क्या होगा, टॉल। इसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो क्या होगा, टॉल, ठीक है। तीन टाइप के आपको जो है मिलेंगे, मतलब अगर इसका मैं बताऊं कि यहाँ पे प्योर ये है मेल और ये है फीमेल, ठीक है। तो कैपिटल टी यहाँ से थ्री टाइप के आपको जीनोटाइप मिल सकते हैं, एक तो ये होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा आपका ये, ठीक है। तो ये जब होमोजाइगस कंडीशन है दोनों, और इसमें से ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, तो यहाँ पे डॉट प्लांट आएगा, यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है तो यहाँ पे टॉल प्लांट आएगा, और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है पर टी चूंकि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फिनोटाइप आएगा वो क्या आएगा, टॉल आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें डोमिनेंट एलील ने रिसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को क्या कर रखा हुआ है, सप्रेस कर रखा हुआ, ठीक है। रिसेसिव एलील के जो एक्सप्रेशन को क्या रखा हुआ है, सप्रेस। ओके, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये कॉपी कर लिया बच्चे आप लोगों ने सारा? जी सर। यस सर। मैं जो चीजें अभी आपको बता रहा हूँ वो सारी समझ में आ रही है या कोई डाउट है? कहीं पे कोई डाउट है तो मुझे अभी बता सकते हो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट है, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, मैंने आपको कितने कंक्लूजन बताए हैं? अच्छा, उसी में एक कंक्लूजन और लिख दो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसी से आएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड पॉइंट वहां पे लिख दो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ प्रेजेंट, प्योरिटी ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। देखो मैंने हर जगह पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है, हर जगह पे मैंने क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल, बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये बेसिकली आपका है फर्स्ट लॉ, योर फर्स्ट मेंडल लॉ, फर्स्ट मेंडल लॉ, ठीक है। इसके पहले जो चीजें मैंने बताई है कि जो डोमिनेंस है, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस या कंक्लूजन ऑफ डोमिनेंस भी बोल सकते हैं उसको,
वो क्या बोलता है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलिलिक पेयर है उसमें से एक ही एलील एक्सप्रेस करेगी, उसको डोमिनेंट बोलेंगे, दूसरी एक्सप्रेस नहीं करेंगे उसको रिसेसिव बोलेंगे। ठीक है। दूसरा कि जो एलिलिक पेयर है या जो एलील्स हैं किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं, वो पेयर में प्रेजेंट। ठीक है। और ये तीसरे को मैं बोल रहा हूँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसी को मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल या मैं फर्स्ट मेंडल। ठीक है। अब एक चीज देखो, आपने जो फ्लो डायग्राम एक लेआउट बना रखा है जो है प्लांट में हाइट को लेके टाला एंड डॉर, उसका F1 जनरेशन के आगे देखो, F1 जनरेशन के आगे क्या हो रहा है। वहां पे क्या किया है आपके पास में, F1 जनरेशन का टाल प्लांट है। ठीक है। इसकी आपने करा दी सल्फिंग। ठीक है। इसकी आपने सल्फिंग करा दी, और सल्फिंग कराने के बाद क्या हुआ, F2 जनरेशन में आपको कुछ प्लांट टाल मिले, कुछ प्लांट डॉर। ठीक है। कुछ प्लांट टाल मिले। अच्छा, मेंडल ने F3 जनरेशन भी देख लिया। मेंडल ने क्या दिया, देख लिया था F3 जनरेशन। यहाँ पे भी क्या कराई गई बच्चे, यहाँ पे भी सल्फिंग कराई। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो टाल प्लांट, ये जो बच्चे टाल प्लांट, ठीक है, इन टाल प्लांट से इनकी जब सल्फिंग हुई तो इसमें फिर से क्या निकले, टाल एंड डॉर्फ। ठीक है। जबकि ये जो डॉर्फ प्लांट, जबकि ये जो डॉर्फ प्लांट है ये प्योर रहा। ठीक है। इससे जितने भी आए वो सारे के सारे क्या है, डॉर्फ। ऐसा क्यों हुआ बच्चे, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डॉर्फ तभी अपीयर होगा जब वो क्या होगा, होमोजाइगस, प्योर होमोजाइगस कंडीशन। अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो डॉर्फ कैरेक्टर कभी अपीयर नहीं। मतलब कि जितने भी डॉर्फ आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, प्योर। ठीक है। तो अगर आप ये 3:1 जो है यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है, इनको फिर से सल्फिंग करा दो। ठीक है। तो F जो है यहाँ पे जो फिर से सल्फिंग कराओगे तो ये जो टाल, ये पूरी तरह से बेसिकली इसके सारे के सारे टाल प्लांट्स प्योर टाल प्लांट्स नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो है फिर से क्या क्लियर होगा, यहाँ पे आपको फिर से डॉर्फ करेक्टर है, यहाँ पे फिर से डॉर्फ करेक्टर है होगा F3 जनरेशन। ठीक है। F3 जनरेशन। तो यहाँ पे ये जो सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन्हीं एक्सपेरिमेंट से आया है। जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हो F2 जनरेशन में, F3 जनरेशन में, वहीं से आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का प्रयोग किया। ये क्या कहता है कि जो भी बेसिकली एलिलिक पेयर हैं, जो भी एलिलिक पेयर्स हैं, वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। कब सेपरेट हो जाते हैं, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो एलील्स हैं जो कि पेयर्स में प्रेजेंट है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, सेग्रीगेट हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। मतलब अपने प्योर फॉर्म में आ जाए, अपने प्योर फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमीट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमीट। अगर मैं आपको जैसे यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे आपने ले लिया है सपोज, एक और एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे फ्लावर कलर लेते हैं, इस बार फ्लावर कलर। ठीक है। तो फ्लावर कलर में एक होगा आपका वायलेट, वायलेट और दूसरा होगा वाइट। ठीक है। वायलेट को आप जो है क्या कहते हैं, किससे रिप्रेजेंट करोगे, रेड से, आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्योर होंगे तो ये अपने इस फॉर्म में होंगे। इनके बीच में जब आपने सेल्फिंग कराई तो ये एप्पल जनरेशन में हाइब्रिड प्लांट आया, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है। ये जो F1 जनरेशन है और ये सारे के सारे क्या होंगे, वायलेट होंगे। ठीक है। सारे के सारे वायलेट होंगे F1 जनरेशन। ठीक है। इनके बीच में जब आप सल्फिंग कराओगे, इनके बीच में जब सल्फिंग कराओगे तो आपको कौन कौन सा मिलेगा, ठीक है, कौन कौन सा मिलेगा, आपने यहाँ पे 3:1 का रेशियो। अच्छा, अब एक चीज देखो, एक चीज देखो,
कि जब यहाँ पे आप इसमें यहाँ से इस जनरेशन से आरआर पैटर्न जनरेशन पे जा रहे थे तो क्या हुआ, गैमीट फॉर्मेशन हुआ। इससे बना है आपका एक टाइप का गैमीट, इससे बना आपका एक टाइप का गैमीट, यही दोनों तो फ्यूज हुए हैं तभी तो ये आपका आरआर कॉम्बिनेशन आया है, आरआर कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब प्योरिटी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, गैमीट में। प्योरिटी उनका प्योर फॉर्म बेसिकली गैमीट में है क्योंकि वो गैमीट में अकेले प्रेजेंट। ठीक है, और वो जब बेसिकली कंबाइन कर जाते हैं तो ये बेसिकली आपका प्योर नहीं हाइब्रिड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और वापस से जब आप इसकी सेल्फिंग कराओगे तो चूंकि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में दो टाइप के गैमीट बनेंगे। कौन कौन से गैमीट बनेंगे, दो टाइप के गैमीट बनेंगे यहाँ पे, एक कैपिटल आर बनेगा, दूसरा स्मॉल आर। ठीक है, दो टाइप का गैमीट बनेगा, एक कैपिटल आर बनेगा, दूसरा स्मॉल आर। ठीक है, तो जब आप पनेट स्क्वायर देखोगे, पनेट स्क्वायर, ठीक है, इधर आप जो है मेल को रख दो, इधर फीमेल को रख दो। ये गैमेट कैपिटल आर है, ये दूसरा स्मॉल आर है। सेम गैमेट दोनों में ही बनेंगे, मेल में भी यही बनेंगे, फीमेल में यही बनेंगे। तो यहाँ पे आपको कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, तो अभी जीनोटाइप लेवल पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो रेशियो आया है वो आपका ये है। ठीक है, 1:2:1, 1:2:1। ठीक है, 1:2:1। देखो यहाँ पे ये जो बेसिकली गैमीट्स प्योर फॉर्म में आ गए थे, उन्होंने फिर से एक दूसरे के साथ में इंडिपेंडेंटली कॉम्बिनेशन यूज किया। ठीक है, ये जो गैमीट्स हैं ये इंडिपेंडेंटली किसी भी के साथ में यूज कर लेंगे। ठीक है, और ये फ्यूजन, ये चीज तभी पॉसिबल है जब गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो एलील्स हैं इन एलिलिक पेयर, एलील्स इन एलिलिक पेयर वो क्या हो जाए, सेग्रीगेट कर जाए। मतलब गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये जो भी एलील्स हैं वो बेसिकली या फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट कर जाते हैं। उनकी प्योरिटी में कोई दिक्कत नहीं होती है, वो जैसे ओरिजिनली प्योर थे वो वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। और ये कब होता है, ये ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये सारी चीजें। बच्चे टाइम कितना हुआ सर 12:42। ओके, तो ये मैंने जो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की है, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट जहां पे कि आप वन कैरेक्टर एट ए टाइम जो है स्टडी करते हो। ठीक है, उसमें आपको मैंने दो प्रिंसिपल बताए, एक प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर जहां पे कि एलियंस जो है बेसिकली किसी इंडिविजुअल के अंदर पेयर में प्रेजेंट होती हैं, और दूसरा मैंने बोला लॉ जो है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, मतलब कि वो जो एलील्स हैं अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो उनमें से एक एलील एक्सप्रेस करेगी, उसी को डोमिनेंट एलील बोलते हैं। दूसरी एलील जो है ऑलवेज सप्रेस रहेगी डोमिनेंट एलील के चलते, तो उसको रिसेसिव एलील बोलते हैं। और तीसरी चीज मैंने बताई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स में हम क्या बोलते हैं कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये जो एलिलिक पेयर है, ठीक है, वो अपना सेपरेट हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, वो अपना जो प्योरिटी है, जो कैरेक्टर्स की प्योरिटी है वो मेंटेन रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ प्योरिटी। तो बेसिकली आप यहाँ पे दो चीजों पे कंसंट्रेट करो अभी। ठीक है, एक तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमीट, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। पर फिर भी कोई एक्सेप्शन ना होने का मतलब नहीं ये नहीं है कि मतलब जनरली बात करेंगे तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट स्टिल एक चीज तो पहले देखो कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल एक्सेप्ट, हर जगह एक्सेप्शन आ ही जाता है ड्यूरिंग नॉन डिस्टेंस, ड्यूरिंग नॉन डिस्टेंस, नॉन डिस्टेंस।
ओके, ठीक है। नॉन डिस्टिंक्शन के दौरान एक चीज ध्यान दो मेरी तरफ, मैं इसको दोबारा से जैसे जैसे आपको पता है कि ये बेसिकली होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में बैठी हुई एलील्स। मैं मान लेता हूँ कि ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी। मियोसिस हुई, मियोसिस से ही तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो मियोसिस को में क्या हो जाएगा, ये दोनों बेसिकली होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग-अलग उसमें चले जाएंगे। ये मान लो कि एक सेल थी, ठीक है, ये दोनों अलग-अलग, तो ये बेसिकली आपके क्या कहलाएंगे, गैमीट कहलाएंगे, ठीक है। ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी, ये गैमीट, देखो दोनों गैमीट जो है सेपरेट हो गए। और ये गैमीट बेसिकली क्या है, यहाँ पे प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म, यहाँ पे कैरेक्टर्स की मिक्सिंग नहीं। जबकि आप अगर जब ये गैमीट एक दूसरे के साथ में मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो वहाँ पे मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर होता है। अभी आप सिंगेमी पढ़ के आए, ठीक है, सिंगेमी। अच्छा, ये मियोसिस के दौरान एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का अलग-अलग हो जाना। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अगर अलग-अलग होंगे तो एलील्स अपने आप ही अलग हो जाएंगे, क्योंकि एलील्स तो बैठी ही कहाँ पे हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिसजंक्शन, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। मतलब कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्योरिटी ऑफ गैमीट है ये एप्लीकेबल है हर जगह पे एक्सेप्ट नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या है कि जब मियोसिस होगी तो उसके दौरान ये जो एलील पेयर है ये सेपरेट नहीं होगा। अगर सेपरेट नहीं हुआ तो कंडीशन को क्या बोल दोगे, नॉन डिसजंक्शन। अगर सेपरेट नहीं हुआ तो कंडीशन को क्या बोल दोगे, नॉन डिस्टेंशन। बात समझ में आ गई? यस सर। जी सर। नेक्स्ट चलते हैं। जो आपका प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, कहां पे एप्लीकेबल है, नोट डाल के लिखो जरा, नोट डाल के। जिस प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस की मैं बात कर रहा हूं ये आपका एप्लीकेबल है हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, ओके। इसका एक्सेप्शन है, इसका भी एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन है इसका, दो एक्सेप्शन। एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, याद रखना पूछता है, और दूसरा है कोडोमिनेंस। तो जैसे ही मैं मेंडल्स के लॉस खत्म करूंगा मैं इन पे आऊंगा, ठीक है, इन पे आऊंगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, ठीक है। अब आपको मैं 2 मिनट देता हूं, आप ना जितना मैंने अभी पढ़ाया है आज एक बार उसको देखो और मुझे बताओ अगर कोई डाउट। हो गया? यस सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। अब आ जाओ दूसरे में, डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि आप एक टाइम पे दो कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर एट अ टाइम, एक समय में आप दो कैरेक्टर्स, इसी को बोलते हैं डाइहाइब्रिड, ठीक है।
और ये जो डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट है आपका, इसको आप देखो, एग्जाम्पल देखते हैं डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। हम सिलेक्ट कर लेते हैं, 2 कैरेक्टर सिलेक्ट करने हैं, तो दोनों के प्योर प्लांट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्योर प्लांट डोमिनेंट फॉर्म में एक होगा, एक रिसेसिव, मतलब बेसिकली एक होमो डोमिनेंट होमोजाइगस होगा, दूसरा डोमिनेंट जो है आपका रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस डोमिनेंट। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ राउंड सीड एंड येलो सीड कलर और सीड शेप ले लेते हैं। ठीक है, सीड कलर यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ पहले, सीड कलर एंड सीड शेप। अब सीड कलर में आपने लिया राउंड, सीड राउंड ही डोमिनेंट था ना, एंड येलो होगा। हाँ येलो एंड राउंड। और इसकी आपने क्रॉसिंग किससे करवाना है, ग्रीन एंड रिंकल। Sir, weekend shape. ये तो होगा ना, ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशंस में है और ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। चलो इसका जीनोटाइप लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा आपका स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल। ओके, अब यहाँ से जब इन दोनों प्लांट की आप क्रॉस पॉलिनेशन करवाओगे, यहाँ पे क्रॉसिंग करवाओगे, तो आपको F1 जनरेशन के दौरान क्या मिलेगा बताओ, डोमिनेंट मिलेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि क्या होना है, लॉस ऑफ डोमिनेंस का जो रूल है वो 2 केस को छोड़ के हर जगह एप्लीकेबल होना, हर जगह एप्लीकेबल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे येलो मिलेगा एंड राउंड, सेम सीड का राउंड आएगा और बेसिकली जो कलर आएगा वो येलो है। ठीक है, येलो एंड राउंड जनरेशन। इसके बाद जब आप F2 जनरेशन में जाओगे, F2 जनरेशन जो फर्स्ट सेकंड पीरियड जनरेशन है, तो इनके बीच में होना है सेल्फिंग, यही तो करवाते हैं। ठीक है, सेल्फिंग करवाते हैं। अच्छा, इसका जीनोटाइप आप अगर लिखोगे तो वो जीनोटाइप कुछ इस तरह का होगा कि नहीं होगा, जीनोटाइप आपका ये होगा। अभी मैं सेल्फिंग के होल्ड कर लेता हूं, अभी आप देखो एक कैरेक्टर ये है, दूसरा कैरेक्टर ये, यहाँ पे भी सेम चीज है, एक कैरेक्टर ये है, दूसरा। डाई हाइब्रिड का मतलब है 2 कैरेक्टर ले रहे हो, एक कैरेक्टर ये, दूसरा येलो एक कैरेक्टर राउंड दूसरा। ठीक है, तो 2 इनहेरिटेंस कर रहे हैं, स्टडी कर रहा है इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर। ये जो है प्योर प्लांट ले लिया क्योंकि आपने क्रॉसिंग करवा दी, तो F1 जनरेशन में आपको येलो एंड राउंड, ठीक है, येलो कलर राउंड सीड जो है आपको मिल गया। अब आप उनकी सल्फिंग करवाने जा रहे हो, तो सल्फिंग करवाने से पहले आपको यहाँ पे 2 हेटेरोजाइगस हैं, जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो इनके में आपको ये सीखना पड़ेगा कि गैमीट कितने टाइप के बने। ठीक है, तो उसके लिए देखो किस तरह से गैमीट बनाते हैं। आगे का जो काम है वो एक्चुअली आपको घर बैठ के करना है, तो उसके लिए कम से कम हाफ पेज आप अपनी नोटबुक में छोड़ना। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ गैमीट फॉर्मेशन कैसे करना है, नोट डाल दो, हाफ पेज छोड़ो, इसके बाद नोट डालो गैमीट फॉर्मेशन कैसे, वो बाद में फिलअप करना जो चीज आपको हाफ पेज छोड़ दो। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि गैमीट फॉर्मेशन के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ पहले आपको। जैसे मैं ले रहा हूँ एक सिंगल कैरेक्टर जो कि हाइपोथेटिकल, ये कैसा है, हाइपोथेटिकल हेटेरोजाइगस कंडीशन में। ये कैसा बच्चे, हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या है, जिन एलिल्स को मैं ले रहा हूँ वो एलिलिक पेयर में डिफरेंट एलिल। ठीक है, अब इनके बीच में जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा, एक गैमीट आपका ए बनेगा, दूसरा गैमीट आपका ए। यहां तक कोई डाउट? यहाँ पे एक कैरेक्टर लिया था। अच्छा, अब मैं दूसरा कैरेक्टर ले लूं इसी के साथ में, मैं ए ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, एक कैरेक्टर ये हो गया, दूसरा कैरेक्टर
ये हो गया। अब गैमीट का फॉर्मेशन कैसे करोगे तो उसको देखो, इस तरह से कर सकते हो। एक तरीका ये है कि आप ए और ए को इधर ऐसे लिखो, ठीक है, और इसके सामने इस तरह से कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये देखो ए बी, ये बना ए बी, ये बन गया, स्मॉल ए कैपिटल बी ये बन गया, ठीक है, और स्मॉल ए स्मॉल। तो ये जो आए हैं ये क्या है बच्चे, गैमीट। गैमीट करने का तरीका समझ में आ गया कि गैमीट फॉर्म कैसे करना है। अच्छा, यहाँ जरूरी नहीं है कि मैं दो और तीन ले लेता हूँ, तीन कैपिटल ले लेता हूँ, ए ए बी बी कैपिटल सी कैपिटल स्मॉल सी, ठीक है, तीनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। इसका भी वही करना, ए लिख लो, ये लिख लो, फिर इसके बाद इस तरह से फॉर्क बनाओ, आपको फॉर्क बनाना है, ये हो गया। यहाँ पे भी आप दूसरे कैरेक्टर को इस तरह से फॉर्क में लिखो, ठीक है, तीसरे कैरेक्टर को इसके सामने इस तरह से फॉर्क में लिखो, ये कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। अब देखो ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ए कैपिटल बी स्मॉल सी, इसी तरह से ए स्मॉल बी कैपिटल सी, इसके बाद ए स्मॉल बी स्मॉल सी, यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल से, और यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी एंड ये गैमीट बनते हैं। गैमीट बनाने का तरीका इसको बोलते हैं फॉर्क लाइन मेथड, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्क लाइन मेथड। बड़ा इजी मेथड, समझ में आ रहा है गैमीट फॉर्म कैसे करना है? यस सर। क्या बच्चे? यस सर। क्लियर हो गया? हाँ यस सर। इरेज कर दो उसको मैं, नो सर। वही तो पूछ रहा हूँ। हो गया या नहीं अभी भी? यस सर, हो गया। सारे बच्चों का हो गया? यस सर। यस सर। हाँ जी सर, कंप्लीट हो गया। ओके, अब देखो जो चीज जहां पे मैंने तुमको छुड़वाया था कि हाफ पे छोड़ दो, उसको मैं बताता हूँ। घर में बैठ के उसका दूसरा पार्ट करना है, ठीक है, एक पार्ट मैं यहाँ पे करवा दूंगा। मेरे पास में यहाँ पे कौन सी कंडीशन थी, मैं सल्फिंग करवाने जा रहा था, और मेरे पास F1 हाइब्रिड है। F1 हाइब्रिड है, वो क्या है, वो है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल, ठीक है। इसका जो फिनोटाइप अपीयर हो रहा है वो है येलो एंड ब्राउन, येलो एंड ब्राउन, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप इसकी सल्फिंग करवाओगे बच्चे, तो सल्फिंग करवाने के दौरान सबसे पहले क्या चीज होगी, इसमें गैमीट फॉर्मेशन करना पड़ेगा, गैमीट फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो कितने टाइप के गैमीट्स यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे बच्चे आपके पास 4 टाइप। 4 टाइप के गैमीट, क्योंकि 2 हेटेरोजाइगस है। अच्छा, इसका फार्मूला निकालने का अगर आपसे सिर्फ नंबर पूछ रहा है तो 2 की पावर n टाइप ऑफ गैमीट, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी देख लो 2 की पावर n, और n रिप्रेजेंट कर रही है हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जितने होंगे इसके ऊपर रखोगे और आप निकालोगे 4 टाइप के गैमीट्स। अब जब आप गैमीट्स यहाँ पे निकालोगे तो गैमीट्स आपका इस तरह से बनेंगे, क्या, एक कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल वाई स्मॉल आर, तीसरा स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फोर्थ वन स्मॉल वाई, स्मॉल वाइज। ठीक है। ये 4 गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि यही 4 गैमेट्स आपके मेल में भी बनेंगे और यही 4 गैमेट्स आपके फीमेल्स में भी बनेंगे, ये फीमेल्स। तो आपको क्या करना है, आपको बनाना है पनेट स्क्वायर, ठीक है, पनेट स्क्वायर बनाना, ठीक है। पनेट स्क्वायर में इधर ये आपका मेल, इधर आपका ये फीमेल, यहाँ पे ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर,
स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब आपको करना है यहाँ पे ये सब रखते चले जाओ, यहाँ पे ये सब कुछ रखते कॉम्बिनेशन बना लो, जैसे कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये सब बना लो। घर बैठ के क्या करना है, इसको तो करोगे ही करोगे, इसको तो करोगे ही करोगे, साथ में यहाँ पे इनके फिनोटाइप भी लिखना है। क्या लिखना है, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में लॉ ऑफ डोमिनेंस मत भूलना, मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है वो मत भूलना। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस जैसे ही फिनोटाइप लिखोगे आपको प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस यूज करना ही करना। जैसे कहां पे यूज करोगे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, मैं आपको बोलूं ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये होगा ना। अब यहाँ पे जो फिनोटाइप आएगा वो क्या आएगा, येलो सीड राउंड, सॉरी येलो कलर राउंड सीड, ठीक है, राउंड शेप सीड, ये आएगा। क्यों, क्योंकि आपका ये लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे एप्लीकेबल है, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल है। अगर यहाँ पे जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा, इसकी क्रॉसिंग करने के बाद जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा, फिनोटाइपिक रेशियो एक्सटर्नल अपीयरेंस का जो रेशियो है वो आएगा आपका क्या, 9:3:3:3:1, 9:3:3:1, ठीक है। जिसमें से आपका जो 9:, इसमें जो अगर मैं वो लिखूं, एक मिनट, ये कॉपी ये कर लिया ना आपने, इसको छोड़ना है, घर बैठ के करना है बाद में, इसको मैं इरेज करना चाहता हूं ताकि मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं इनका। हेलो, हाँ Yes, जी सर। यस सर। अच्छा टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म होने को है, जस्ट एक मिनट रुकना, मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह से बड़े इजी वे में आप यहाँ पे फिल्टर निकाल सकते हो। स्क्रीन इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आपके पास कंडीशन क्या है, येलो ठीक है। एक करेक्टर आपका ये है, एक ये करेक्टर है, दूसरा ये, ठीक है, एक ये करेक्टर है, दूसरा ये करेक्टर। अगर मैं सिर्फ ये बोल दूं कि आप अभी किसी करेक्टर पे कंसंट्रेट, फिर मैं ये बोलूंगा कि आप सिर्फ किसी करेक्टर पे कंसंट्रेट, तो क्या होगा, अगर आप सिर्फ ये मोनोहाइब्रिड पे कंसंट्रेट करोगे, सिर्फ मोनोहाइब्रिड, तो इनका जो रेशियो है F2 जनरेशन में, मुझे बताओ क्या होगा, इसका भी जो रेशियो F2 जनरेशन में है वो क्या होगा बताओ, मतलब कौन कौन से फिनोटाइप अपीयर होंगे बताओ। यही तो होगा बच्चे, नहीं होगा। हाँ सर। और इसका इसका क्या होगा, अगर आप सिर्फ बात करते इसमें F1 उसकी मोनोहाइब्रिड की अकेले, ठीक है, आएंगे साथ साथ, उसमें कोई डाउट नहीं, पर मैं अभी कह रहा हूं कि आप सिर्फ फोकस करो एक एक जो है मोनोहाइब्रिड, ठीक है। तो F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड का रेशियो ये होता है और इसका ये होता, ठीक है। अब आप काम करो, इनको वैसे ही लिख दो, येलो, जैसे आपने अभी ग्रेविटी फॉर्मेशन के दौरान किया, येलो ग्रीन, ठीक है। कितने कितने रेशियो में है बच्चे, ये 3 रेशियो में है और ये 3:1 के रेशियो। अब इसमें इस तरह से फॉर्म बना दो, इसमें इस तरह से फॉर्म बना दो, यहाँ पे आप लिख दो राउंड और यहाँ पे लिख दो रिंकल्ड, यहाँ पे लिख दो राउंड और यहाँ पे लिख दो रिंकल्ड, ठीक है। और इनका भी अपना रेशियो लिख दो, जो इनका भी अपना जो रेशियो है
कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, अब देखो येलो राउंड, ये आ गया फिनोटाइप आपका येलो एंड राउंड। जैसे गुणा करो, मल्टीप्लाई करो आप, 3 मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा? 9। फिर येलो एंड व्रिंकल्ड, येलो एंड व्रिंकल्ड, मैं साइड में लिखूंगा, मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है, ठीक है? तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना हो जाएगा? So 3. ग्रीन ब्राउन आपका 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, ग्रीन एंड ब्राउन का देखो, ग्रीन एंड ब्राउन, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, और फिर ग्रीन एंड व्रिंकल्ड, ग्रीन एंड व्रिंकल्ड, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। यही रेशियो मैंने बच्चे बताया है कि नहीं अपने कुछ देर पहले? ठीक है, ये देखो येलो ब्राउन 9 होंगे, येलो व्रिंकल्ड 3 होंगे, ग्रीन ब्राउन 3 होंगे, ग्रीन व्रिंकल्ड। तो मतलब इनका जो फिनोटाइपिक रेशियो है आपके सामने है, ये जो रेशियो दिख रहा है ये फिनोटाइपिक रेशियो है, ठीक है? 9:3:3:1। मतलब कौन सा फिनोटाइप आपके साथ में है, कितना है? येलो एंड ब्राउन 9 है आउट ऑफ 16। कितने हैं टोटल? 9 3 3 3 1 16 आउट ऑफ 16। ब्राउन एंड येलो वाला जो फिनोटाइप है वो कितने हैं? 9। येलो एंड व्रिंकल्ड वो 3, ग्रीन एंड राउंड 3, ग्रीन एंड व्रिंकल्ड आपका 1। इसको समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी मुझे इसमें जीनोटाइपिक रेशियो को इसी हिसाब से समझाना है, और इसके बाद फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इस जगह से आप समझ सकते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं। मैंने क्या किया कि दोनों कैरेक्टर्स को मैंने सेपरेट कर दिया, मोनो, ठीक है? तो एक्चुअली गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है, जब ये गैमीट बनेंगे अपना प्योर गैमीट से सारे अलग हो जाएंगे, ठीक है? अलग हो जाएंगे, वाई से अलग हो जाएगा, मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई से अलग हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ अलग हो जाएगा। एलिलिक पेयर सेपरेट होंगे गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है? यहां तक बात जो है, यहां तक बात ये कौन सा लॉ बोल रहा है? ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल रहा है, जो चीज मैं बता रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा कि ये जो है आपस में फिर से असॉर्ट करेंगे, ये फिर से कंबाइन करेंगे, और वो जो कॉम्बिनेशन है, जो उनको कंबाइन करने की जो टेंडेंसी है बेसिकली, वो इंडिपेंडेंट है। वो क्या है? वो किसी के साथ भी फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है? उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट। वो किसी के साथ भी जा सकते, ठीक है? तो यहाँ पे और जो पैटर्न होगा इनका, ठीक है, असॉर्टिंग का जो पैटर्न होगा वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस फॉलो करेगा। वो कौन सा क्रॉस फॉलो करेगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस फॉलो करेगा। इसी वजह से देखो ये सेपरेट जा रहा है, ये सेपरेट जा रहा है, और आप यहां से इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है कि जो गैमीट फॉर्म हुए हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है? वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और तब तक जब तक इसमें लिंकेज नहीं आ जाता। अगर तो लिंकेज आ गए तो वो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको रोक देगा, ठीक है? तो इस जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको जो एक्सेप्शन है वो कौन सा है? लिंकेज, ठीक है? जो जीन्स लिंक्ड होंगी, जो कैरेक्टर्स लिंक्ड होंगे, वहां पे आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं लगेगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे पे हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। Thank you, sir. थैंक यू सर।